मुद्रा के मूल्य में कमी आती है और कीमतें बढ़ती हैं, जिसके कारण निर्धन व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं भी खरीदना बहुत कठिन हो जाता है और उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं उत्पादक तथा व्यापारिक वर्ग के धनी लोगों की आय में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति में, तो उनको तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत लाभ होता है। और जो अन्य व्यक्ति हैं जिनकी निश्चित आय है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ऐसे वर्ग को मुद्रास्फीति के अंतर्गत हानि होती है। और इस प्रकार मुद्रास्फीति में आय के वितरण की विषमताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मुद्रास्फीति से देश में एक प्रकार की कृत्रिम संपन्नता, जिसे हम आर्टिफिशियल प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, वो उत्पन्न होती है। वह स्थायी नहीं होती है क्योंकि कीमतें बढ़ते बढ़ते उस सीमा तक पहुंच जाती हैं जहां अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगती है और आर्थिक स्थिरता नहीं होने के कारण समाज में अलग अलग वर्गों को कभी लाभ कभी हानि होती रहती है। तो एक तरह से आर्टिफिशियल प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करती है जो कुछ समय के लिए होती है, पर बार बार के फ्लक्चुएशंस जनता की जो स्थिति है उसमें उसको खराब करते हैं। अब हमारा दूसरा भाग है इसका, कीन्स के कथन का दूसरा भाग है डिफ्लेशन इज इनएक्सपेडिएंट। अविस्फीति जो है वो अनुपयुक्त है। तो अविस्फीति अनुपयुक्त क्यों है? जैसे यदि हम कहें कि मुद्रा संकुचन के अंतर्गत सबसे गंभीर समस्या जो उत्पन्न होती है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी होने के कारण, बेरोजगारी बढ़ने के कारण जब कोई व्यक्ति अधिक समय तक बेरोजगार रहता है तो उसकी कार्य क्षमता अर्थात कार्य करने की योग्यता तो प्रभावित होती है, साथ ही वो मानसिक रूप से भी कमजोर होता जाता है। तो इसलिए यदि हम देखें तो मुद्रा संकुचन सबसे ज्यादा अनुपयुक्त क्यों कही गई है? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की देश में उत्पन्न करती है। दूसरा कारण यदि हम देखें तो कृषि, व्यापार तथा उद्योग सभी का मुद्रा संकुचन के अंतर्गत पतन होने लगता है और उत्पादक वर्ग जो है उसको निराशा होने लगती है। और यदि उत्पादक वर्ग को निराशा होगी तो कारखाने, फैक्ट्रियां नहीं चल पाएंगे, वो नहीं चलेंगे, तो आगे से आगे सबकी इनकम प्रभावित होती रहती हैं और गिरती हुई कीमतें उत्पादन पर रोक लगाती हैं, जिससे धीरे धीरे सभी का जीवन यापन मुश्किल होने लगता है। इसके अलावा कई बार हमने देखा है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कई बार ये महसूस किया गया है कि मुद्रा संकुचन की स्थिति इसलिए भी अनुपयुक्त है कि एक बार आरंभ होने पर इसका नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हम एक साधारण सा नियम हम भी कहते हैं कि ऊपर से नीचे गिरना आसान है परंतु नीचे से ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। तो इसी तरह से यदि हम देखें तो एक व्यापार चक्र में अविस्फीति काल की अवधि मुद्रास्फीति काल की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, अर्थात डिफ्लेशन को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता है। तो इस प्रकार यदि हम कहें तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में बेरोजगारी फैलती है, उद्योग धंधे ठप होने लगते हैं तथा संपूर्ण समाज का आर्थिक पतन होता है। इसलिए केन्स ने अविस्फीति को मुद्रास्फीति से भी अधिक बुरा बताया है। तो इस प्रकार हमने केन्स का जो कथन है कि इन्फ्लेशन इज अनजस्ट बट डिफ्लेशन इज इनएक्सपेडिएंट वो पढ़ा। और यदि हम इन दोनों कथनों की हमने विवेचना करी, लास्ट में यदि हम निष्कर्ष रूप में कहें तो मुद्रास्फीति तथा अविस्फीति दोनों ही दोषपूर्ण तथा हानिकारक है। यदि हम इसमें किसी एक को अच्छा और दूसरे को बुरा नहीं कह सकते। ये दोनों स्थितियां तभी तक सही हैं जब तक ये सरकार के नियंत्रण में हो। सरकार के नियंत्रण से यदि बाहर हो जाती हैं तो ये देश के लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। और यदि
हम देखें तो मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है देश में रोजगार को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट है आय के असमान वितरण को प्रोत्साहित करना। और मुद्रा संकुचन का यदि हम सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो वो है आय के समान वितरण को प्रोत्साहित करना, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत